हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 देखने वाले हैं, विच इज़ फ्रेंचाइजी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम ये टर्म सुनते हैं फ्रेंचाइजी, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये वर्ड सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? इलेक्शंस। तो in this chapter we will be talking about meaning of franchisee, universal adult franchisee, method of election, constituency, representation and minority representation and political parties and party system। ठीक है, बेसिकली हम यही देखेंगे इलेक्शंस कैसे होते हैं, कितने पार्टीज होते हैं, क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है टू बी अ पर्सन हु कैन गो एंड वोट। इलेक्शंस में खड़े होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, प्लस इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं तो उसमें वोट देने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो हर इंसान के पास एक राइट होता है कि वो वोट कर सकता है जाके, जो भी उसे पसंद है, जो भी कैंडिडेट, जिस भी पार्टी का कैंडिडेट उसे पसंद है, वो जाके अपना वोट उसको दे सकता है। तो ये जो इंसान के पास हर एक आज इंडिया में हर एक जन, नॉट जस्ट इंडिया बल्कि ऑल ओवर द नेशंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास जो ये राइट है कि वो जाके वोट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो राइट उनको दिया गया है, इसको ही हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद विल टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ सफरेज और फ्रेंचाइजी। ठीक है, सफरेज मीन्स द राइट टू वोट और द राइट टू फ्रेंचाइजी, और सिंपली राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस when the people are given the right to elect their representatives through the exercise of ballot. They are designated as electorate and their right to vote is described as suffrage और franchisee। सफरेज को भी फ्रेंचाइजी मतलब सेम ही चीज़ है कि ये जो आपके पास राइट है वोट करने का और जाके अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करने का, अपने मन पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना, इसी को हम सफरेज कहते हैं या फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, सिंपली अगर बोले तो जो राइट टू वोट है उसी को हम सफरेज या फ्रेंचाइजी कहते हैं। सेम चीज़ है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, पॉलिटिकल साइंस में क्या है ना कि आपको रिपीटेटिव चीज़ें मिलेगी। एक ही चीज़ जो है 50 जगह पे सेम ही चीज़ लिखी हुई है, कहीं पे एक्सपैंड करके लिखी हुई है, कहीं पे शॉर्ट फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की वो जब देखते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर है 65 पेजेस का है, सो दे गेट अ लिटिल स्कैर्ड कि इतना बड़ा चैप्टर है, किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली आपको यही अप्रोच रखना है जो मैंने स्टार्टिंग में भी पिछले वीडियोज़ में भी बोला है कि जो भी चैप्टर है उसके नाम को देखो, उसके मीनिंग को देखो, उसके इम्पोर्टेंस को देखो, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज़ ऑल यू हैव टू स्टडी। अब इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शंस कहाँ रिक्वायर्ड होती है, इलेक्शंस क्यों रिक्वायर्ड होती है और किस तरह की कंट्री में रिक्वायर्ड होती है। बेसिकली डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है? एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ऑफ द पीपल होता है, फॉर द पीपल होता है, बाय द पीपल होता है, लोगों के लिए, लोगों से बना हुआ एंड लोगों का काम कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे इलेक्शंस हो, क्योंकि इलेक्शंस एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जनता जो है अपने ओपिनियंस को जाके वॉइस करती है, वॉइस देयर ओपिनियंस थ्रू इलेक्शंस। तो अपने ओपिनियंस को सामने किसके थ्रू रखती है? इलेक्शंस के थ्रू ही रखती है। वो ये कहती है कि हमें जो है इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए जो हमारे लिए ये काम करे। तो एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शंस जो है वो एक फंडामेंटल चीज़ हो जाती है, इसीलिए राइट टू वोट भी एक फंडामेंटल चीज़ हो जाती है। उसके लिए वो जो सारे क्राइटेरिया होते हैं कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का इंसान ही वोट कर सकता है, ऑल ऑफ दैट, तो ये सारी चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, टू मेंटेन द डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, द राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूट्स द बैकबोन ऑफ एवरी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, मूविंग अहेड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हर वो इंसान जो कि 18 साल या उससे ऊपर का है, उसके पास ये राइट होगी कि वो जाके वोट कर सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन एट्सेट्रा। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैटर नहीं करेगी, आपको बस एक सिटीज़न ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, चाहे अगर आप यूएसए में भी जा रहे हो इलेक्शंस के लिए तो आपको यूएसए का सिटीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर एज का होना ज़रूरी है एंड देन यू कैन गो एंड वोट, चाहे आप किसी भी ओरिजिन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी चीज़ से हो, किसी भी जेंडर से हो। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़। नाउ यू विल कॉमेंट डाउन बिलो कि इंडिया में व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर दिस, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर वोटिंग, आपको किस एज का होना होगा फॉर वोटिंग इन इंडिया।
यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो दैट व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया। ठीक है, ओके। मेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्या क्या मेरिट्स है? आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से अगर 8 मेरिट्स भी याद कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो सही हो जाएगा, बट देन ऑब्वियसली नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। अब जब आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपको उसके मेरिट्स ऑलरेडी पता चल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो पहली बात तो यही कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दूसरी बात, राइट टू इक्वालिटी में जस्टिफाई होता है। क्यों? क्योंकि देखो, राइट टू इक्वालिटी मीन्स लीगल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो बेस्ड ही है इस चीज़ पे कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, अगर वो गरीब भी है तो भी वो वोट कर सकता है अगर वो एक सर्टन एज का है। चाहे वो सोशली भी अगर बैकवर्ड क्लास से है तो वो भी फिर भी वो वोट कर सकता है। ठीक है। इंश्योर्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स। अब देखो, जब अगर वोटिंग होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये राइट देता है हर एक इंसान को कि वो जाके वोट कर सकता है। तो जब वोटिंग होती है तो इन अ वे जो है लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें पता चल जाता है कि ये जो गवर्नमेंट जिसे हम इलेक्ट करने वाले हैं वो क्या करेगी हमारे लिए। ठीक है, देश में क्या चल रहा है, हमें इस मोमेंट पे रिक्वायर्ड क्या है। क्योंकि जब आप वोट करते हो आप ऑब्वियसली ये चीज़ देखते हो कि इंडिया में किस चीज़ की कमी है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमें वो इंश्योर करा रही है। तो यू गेट एन आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम गोइंग ऑफ द इंटायर कंट्री। ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, द पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन द कंट्री, आपको उसके बारे में अवेयरनेस हो जाती है। ठीक है। सिग्निफाइज द इक्वल सिटीजनशिप ऑफ ऑल पीपल ऑफ द स्टेट। अब क्योंकि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसलिए इक्वालिटी जो है, इक्वल सिटीजनशिप जो है वो प्रमोट होती है थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। लॉज ऑफ द स्टेट इक्वली अप्लाई टू ऑल पर्सन्स, देयरफॉर ऑल शुड गेट द राइट टू वोट। अब देखो, लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए, सबके लिए बनाए। ऐसा तो है नहीं कि वो रामू है तो मैं उसके लिए लॉ नहीं बनाऊंगा, वो श्यामू है तो मैं उसके लिए लॉ बना दूंगा, ऐसा तो है नहीं ना। उसके कोई अपने पर्सनल रिलेशंस पे तो वो लॉज बनाते नहीं है। तो जो भी लॉज बनते हैं वो सबके लिए बनते हैं। तो जब लॉज सबके लिए बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो राइट टू वोट होगा वो भी सबके पास ही होगा, क्योंकि लॉज अगर सब पे इक्वली अप्लाई हो रही है तो फिर वोटिंग राइट्स क्यों किसी को नहीं दिया जाए, है ना। दैट इज़ वाई since there's equal laws for everyone, so there should be universal adult franchisee, that is the right to vote for everyone. ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ अ ग्रेट मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है क्यों इट इज़ अ ग्रेट मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। क्योंकि यहाँ पे लोगों को जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, बिलीव्स, ओरिएंटेशन, इन सब के बारे में पता चलता है। कैसे वो बनी है, क्या उनके बिलीव्स है, क्या वो क्लेम कर रही है कि वो करेगी इफ दे कम इनटू पावर एंड ऑल ऑफ दैट। कहाँ पे हमारा सोसाइटी, हमारा कंट्री लैक कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, पॉलिटिकली भी क्या इश्यूज़ एंड एवरीथिंग पीपल गेट टू नो। ठीक है। सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बेटर ओबीडियंस ऑफ लॉज। अब अगर इंसान देखो, when all men and women use their right to vote and other political rights, they become willing partners of the political process. This leads to a better obedience of laws by them, which ensures political stability. अब obviously कोई इंसान अगर जाके वोट कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट हो जाता है इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस का। तो अब उसको जो है लॉज, the person has to be obedient to the laws, उसको लॉज मानने पड़ेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है पॉलिटिकल प्रोसेस में, उसने वोटिंग दी है, उसने वोट करा है जाके, सो ऑब्वियसली ही इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, जब सारे लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड कम्स एंड वोट्स, तो वो एक तरीके से पूरे नेशन को इंटीग्रेट कर रही है, सबको साथ में ला रही है ना। लेस चांस ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखो, अगर कोई इंसान खुद से किसी ऐसे इंसान को इलेक्ट कर रहा है जो उसे पसंद है, जो उसे लग रहा है कि हाँ वो अच्छा काम करेगा, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट तो होगा ही नहीं ना कंट्री में, बिकॉज तुमने ही इलेक्ट किया है भैया। अब तो यही बात हो गई कि आपने कोई आइसक्रीम खरीद ली और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, तो भैया तुमने ही तो खरीदा है ना, पैसे तो तुमने दिए हैं, तुमने खुद लिया है, यू कैन नॉट कंप्लेन। आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि भाई तुमने मुझे गंदी आइसक्रीम क्यों दे दी, चॉइस आपकी थी। वहाँ पे पूरा वो रखा हुआ है चार्ट जहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स है, आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा आइसक्रीम चाहिए। और अगर आपने गलत आइसक्रीम चूज़ किया है तो यू हैव नो राइट टू रिटर्न दैट बैक टू दैट पर्सन जो आइसक्रीम बेच रहा है, उसे आप नहीं रिटर्न कर सकते क्योंकि आपने ली है वो चीज़। सिमिलरली अगर आप किसी को इलेक्ट कर रहे हो तो आप रिवोल्ट नहीं करोगे फिर उस इंसान के क्या अगेंस्ट। अगर उसने कुछ गलत कर दिया, अगर वो चीज़ नहीं कर रहा है जो उसने क्लेम किया था कि वो करेगा, वो पावर में आने के बाद करप्ट हो जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेटा आपने ही इलेक्ट किया है उसे।
ठीक है। तो सोच समझ के इलेक्ट किया करो, अगर किसी को कर रहे हो तो जाके इलेक्शन में वोट दे रहे हो तो थोड़ा बहुत सोच समझ के किया करो, ठीक है। everyone pays taxes, therefore everyone should get the right to vote and all other rights। देखो, इन दिस इंटायर कंट्री या फिर इस पूरे दुनिया में बिना मतलब कोई भी काम नहीं होता है। तो ऐसा ये सीन हो जाता है फिर कि अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो भैया मैं वोट भी दूंगा, तो मैं टैक्स में पैसे दे रहा हूँ तो मैं वोट क्यों ना दूँ? ऑब्वियसली आई वोट बिकॉज आई पे टैक्स। तो मुझे हर राइट मिलना चाहिए, मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ मिलनी चाहिए। ये चीज़ भी आ जाता है। सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, grant of universal adult franchisee to the citizens act as a support system for community living. All the people feel legal and political equality. They develop a natural love for their community. They support their political community, which grants them the right to participate in the election of the government. तो कहीं ना कहीं अगर आप जनता को ये राइट देते हो कि वो आके वोट करे, तो एक तरीके से आप कम्युनिटी बिल्ड भी कर रहे हो, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इक्वालिटी भी हो रही है। एक उनके अंदर प्यार डेवलप हो रहा है अपनी कम्युनिटी को लेके, यू नो, एक पॉलिटिकल जो अपनी कंट्री के लिए वो प्यार आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है कि सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, इट्स द सोर्स ऑफ द सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी। माइनॉरिटी को भी एनकरेज करता है, वो भी सिक्योर फील करते हैं, वो भी, उन्हें भी ऐसा लगता है माइनॉरिटीज़ को कि हम भी इक्वल सिटीजन्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वोट करते हो तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आपसे बस आपकी एज, आपकी बस एज देखी जाती है, दैट्स इट। अगर आप एलिजिबल हो, 18 साल के ऊपर हो इंडिया में, तो आप वोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेस है जो माइनॉरिटीज़ को भी सिक्योर फील कराता है। दे फील दैट हम भी जो है इक्वल पोजिशन पे हैं, ठीक है। basis for the use of all other rights, J.S. Mill holds that the right of franchisee of all citizens is a basic right, as it is a valuable property of each citizen. Without it, other political rights and freedoms become meaningless. Universal adult franchisee leads to a better enjoyment of all rights by all the people, ठीक है। J.S. Mill जो है वो ये कहते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रेंचाइजी है, राइट टू वोट जो है, वो एक बेसिक राइट है और वो हर एक इंसान को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स और फ्रीडम जो है वो मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर आप वोट ही नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आपके आप अपने राइट्स का क्या करोगे? आप वोट ही नहीं कर पा रहे हो, आप इलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो अपनी गवर्नमेंट को, तो आप राइट्स का क्या तबला बजाओगे? नहीं, राइट। आपको राइट दे दिया है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है, और फिर आप अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, सरकार आप चुन ही नहीं पा रहे हो, आपको कौन सी सरकार चाहिए, तो क्या करोगे आप उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, है ना। So it's a symbol of popular sovereignty as well. Finally, the supporters of universal adult franchisee describe it as a symbol of sovereignty of the people. It enables the people to act as a sovereign people in the process of forming the government of their state. एक सिंबल ऑफ सोवरेनिटी, सेल्फ रूल, ठीक है। लोग जो है वो खुद इलेक्ट कर सकते हैं खुद का गवर्नमेंट अपनी मन पसंदीदा चॉइस से, मतलब जो भी उनका चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं। सो एक तरह से सोवरेनिटी भी है, ठीक है। मूविंग अहेड, विल नाउ टॉक अबाउट इलेक्शन। मतलब क्या होता है इलेक्शन का? इलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल थ्रू द कास्टिंग ऑफ वोट्स बाय द वोटर्स। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अपने वोट देते हो। जितनी भी जनता है, जो पब्लिक है जो जाके वोट दे रही है, उन्हें वोटर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जाके वोट देती है और वो सिलेक्ट करती है एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है, और फिर वो जो है गवर्नमेंट, फिर सरकार उनसे बनती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्शन। और हर एक इलेक्शन, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका एक फिक्स टेन्योर होता है, 5 साल 4 साल, कि वो इतने टाइम तक ही अपने ऑफिस में रह सकता है। इसीलिए आप देखना जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो सारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं। ऑल्दो पावर उनके पास ज़्यादा है बट फिर भी वो परमानेंट नहीं है, उनका बस एक छोटा सा फिक्स टेन्योर होता है। उसके बाद अगर वो फिर से इलेक्शन जीत गए तो वो फिर से आ जाएंगे, वरना वो नहीं आएंगे, ठीक है। मिड टर्म पोल और बाई इलेक्शन क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। After completion of a tenure, a new legislature is elected by the people. When it is dissolved before the expiry of its full term and fresh elections are held for electing a new legislature, the election is popularly called a mid-term poll. So basically एक particular tenure होता है कि आप 5 साल तक ही ये कर सकते हो, गवर्नमेंट में रह सकते हो, लेजिस्लेचर में रह सकते हो। मान लो अगर उनका जो लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व हो जाता है,
किसी भी कारण से, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है ना, तो अगर वो डिसॉल्व हो जाता है अपनी टर्म, अपना जो वो पूरा टेन्योर है उसको ख़त्म करने से पहले, तो इलेक्शन होती है न्यू लेजिस्लेचर के लिए। इसी इलेक्शन को हम कहते हैं मिड टर्म पोल। बाई इलेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लो अगर कोई एक पर्टिकुलर सीट है, किसी रिप्रेजेंटेटिव की जो पर्टिकुलर सीट है वो वेकेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो गई, या उसने रिज़ाइन कर दिया, या फिर उसको रिमूव कर दिया गया किसी करप्ट चीज़ों के लिए, या किसी भी रीज़न से, ठीक है। तब जो इलेक्शन होती है उसे हम कहते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है। फॉर्म्स और मोड्स ऑफ इलेक्शन, दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शंस, एक इनडायरेक्ट इलेक्शंस। सिंपली बता दूंगी मैं, आपको आइडिया लग जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन जो है, आप जो एमपीज़, एमएलएज़, पंचायत के जो काउंसलर्स होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो काउंसलर्स होते हैं, वो सब जो होते हैं, इसे जो आप इलेक्ट करते हो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो उस इंसान को, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जहाँ पे आपके वोट्स नहीं जा रहे डायरेक्ट वहाँ पे, है ना। आप किसी को इलेक्ट कर रहे हो, फिर वो वहाँ पे जाके वो चीज़ कर रहा है, तो एक वो हो जाता है, फूड चेन की तरह हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। बट डायरेक्ट इलेक्शंस में आप डायरेक्टली कर रहे हो कि भैया मैं उसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट कर रहा हूँ, और वही बनेगा जो बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इलेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको बोला, लोकसभा के एमपीज़ हो गए, एमएलएज़ हो गए, पंचेस हो गए, काउंसलर्स हो गए, पंचायत के म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो गए, इन सब का जो वोटिंग प्रोसेस है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। तो जो वोटर्स हैं वो जाके अपना वोट देते हैं और फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाट डायरेक्ट इलेक्शन इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसे कहा जाता है कि इट इज़ फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है फिर इलेक्टर्स के बीच में और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। आप जाके डायरेक्टली किसी को इलेक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ लाइक एक डायरेक्ट लिंक बन रहा है, तो इसीलिए इसे फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। मेरिट क्या है? ट्रूली डेमोक्रेटिक रहेगा, बिकॉज एक डायरेक्ट हो रहा है, आपको आप डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हो, तो डेमोक्रेसी अच्छे से मेंटेन हो रही है। Means for a direct exercise of popular sovereignty, so it gives the people the opportunity to directly exercise their sovereign power. In democracy, people are sovereign and they should have the right to directly elect their representatives. तो बेसिकली लोग के पास ये राइट आ जाती है फिर कि वो अपने मन पसंदीदा जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करे जाके, ठीक है। दे गेट द राइट टू डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक जो भी है, जो जनता है, उनके पास अब उनकी जो भी ओपिनियन है, वो जो भी डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से, तो वो जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है डायरेक्ट इलेक्शन में कि भैया मुझे ये चाहिए और मुझे वो इंसान ये दिला सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बच्चे होते हैं, जब बचपन में हमें कोई खिलौना चाहिए होता है, हमें पता होता है पापा हमें दिलाएंगे, तो हम डायरेक्टली पापा को जाके कह रहे हैं कि हम जो है आपके साथ मेले में जाएंगे और आपको हमें टॉय दिलाना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेले में जाने की बात है वो ये है कि वोटर्स जा रहे हैं वोटिंग बूथ में, अपने वोट डाल रहे हैं, और वो जो टॉय है वो रिफॉर्म्स चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो उन्हें वो टॉय दे। टॉय का मतलब यहाँ पे, टॉय से मैं रेफर कर रही हूँ द पॉलिसीज, द रिफॉर्मेशंस द गवर्नमेंट हैज़ टू डू फॉर द पब्लिक, ठीक है। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए पब्लिक के लिए, जो पब्लिक डिमांड है, उसको मैं यहाँ पे टॉय कह रही हूँ, ठीक है। तो क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। चौथी बात ये कि एक्टिव एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो है एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बैठ रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ देखो, जो यहाँ पे मेरिट्स भी है ना, ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एज सच कुछ आपको यूनिक नहीं दिख रहा है। अगर आप इसका डेफिनेशन भी देख लोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये क्या कहना चाह रही है, ठीक है। एक इफेक्टिव पॉलिटिकल एडुकेशन भी हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब वोट मांगने के लिए लोग आते हैं, ठीक है, तो जब वो वोट मांगने आते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखिए हम ये करेंगे, हम ये पॉलिसीज़ लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, है ना। तो एक तरह से आपको ये पता भी चल जाता है कि देश में क्या प्रॉब्लम चल रही है, एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस रिफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल नॉलेज भी हो जाती है। डायरेक्ट इलेक्शंस मीन्स डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब अगर कोई इंसान किसी को डायरेक्टली इलेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने अगर किसी को इलेक्ट किया है, तो भैया अब तुम जो भी करोगे तुम रिस्पॉन्सिबल हो हमको, ठीक है। तुम अगर तुमने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि तुमने हमें अश्योरेंस दी कि तुम ये चीज़ करोगे हमारे लिए। तुम अगर मैंने रोड कंस्ट्रक्शन की बात की, मैं किसी को इलेक्ट कर रही हूँ और वो मुझे अश्योरेंस दिला रहा है कि वो रोड कंस्ट्रक्ट करा देगा, कल को जाके अगर वो रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कराता है तो मैं उसके ऑफिस के बाहर जाके धरना जो होता है ना, वो रैली वगैरह वो सब कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अश्योरेंस दी थी। तो नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल
टू मी यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो कंस्ट्रक्शन हो, रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो, बिकॉज आपने अश्योरेंस मुझे दिलाई थी, ठीक है। डायरेक्ट और कंटिन्यूस लिंक्स बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द पीपल। एक डायरेक्ट लिंक बैठ जाता है जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके बीच में और जो जनता है जो उसे वोट करी है उसके बीच में, ठीक है। इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली लोग वोट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा उनकी जो पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो बढ़ रही है। डीमेरिट क्या है? अब देखो, वही मैं रोड वाली एग्जाम्पल लूँगी। किसी ने मुझे एश्योरेंस दे दी कि मैं आपके लिए रोड कंस्ट्रक्शन करा दूंगा, बट ये श्योरिटी कहाँ से आ रही है कि वो करा ही देगा? आप पीपल कैन नॉट रियली जज ना कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो करा सकता है जो वो कह रहा है ना। तो ये लोग जज नहीं कर सकते सिंपली बिकॉज कोई आके कुछ कह रहा है तो सिर्फ उसके बातों को हम यकीन नहीं कर सकते, है ना। दूसरी बात ये कि जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं ना, वो उनको डायरेक्ट इलेक्शन से डर लगता है, बिकॉज जो ओवरली क्वालिफाइड होता है या जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होता है उनको ये बेकार के चोचलों में पढ़ने का मन नहीं करता कि भाई प्रोपेगेंडा करो, ये करो, वो करो, हर किसी के पास जाके हाथ जोड़ के उनसे वोट्स मांगो। अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, हाईली क्वालिफाइड पर्सन विल नेवर डू दिस, इसलिए उनको डायरेक्ट इलेक्शन से डर लगता है। दे डोंट रियली बिलीव इन कि अरे भाई डायरेक्ट इलेक्शन में तो फिर हमें वोट्स मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। सोर्स ऑफ लोकल राइवलरीज एंड डिस्प्यूट्स। अब लोकल राइवलरीज भी आपके आ जाएंगे, ये कोई किसी के पीछे गुंडे आ जाएंगे, गुंडे पड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो गुंडे वगैरह आपके पीछे पड़ सकते हैं। एक्सपेंसिव होता है बिकॉज हर कैंडिडेट जो है उसको पर्सनली और डायरेक्टली इट फाइंड्स इट एसेंशियल टू पर्सनली एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑल पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिकॉज हर एक इंसान के पास जा के आपको वोट मांगना पड़ रहा है, हर एक इंसान को जा के आपको कुछ गिफ्ट्स देने पड़ रहे हैं, होता है, इट हैपेंस, सो इट देन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। पुअर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटेस्ट डायरेक्ट इलेक्शंस। अब अगर कोई इंसान गरीब है तो वो नहीं खड़ा हो सकता डायरेक्ट इलेक्शंस में, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, तुम्हें कुछ गिफ्ट्स देने हैं, तुम्हें हाथ जोड़ने, तुम सबके पास जाना है, ये वो चीज़ें एक गरीब इंसान तो नहीं कर सकता है, ठीक है। पीपल अवॉइड टेकिंग साइड्स एंड हेंस अवॉइड यूजिंग द राइट टू वोट। अब लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई क्यों राम और श्याम अगर इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं और दोनों कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्यों बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बनूं, मैं क्यों किसी एक को वोट करके दूसरे के साथ अपना संबंध खराब कर लूँ, ऑब्वियसली। सो ये चीज़ें भी होती है इन डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का हो गया। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। जो लोग होते हैं वो एमपीज और एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, फिर ये एमपीज और एमएलएस जो है ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यू नो, दिस इज हाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैपेंस। लोग एमपी एमएलए प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, नॉट सिलेक्शन, इलेक्शन। लोग जो है राज्यसभा और लोकसभा के लोगों को इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा और लोकसभा के लोग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब वही जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है उसे कैसे इलेक्ट किया जाता है, लोग जो है एमएलए को इलेक्ट करते हैं, एमएलए जो है वो जाके मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करता है। तो ये प्रोसेस होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है ना। फूड चेंज जैसा होता है वैसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसे लोग कहते हैं कि ये लेस डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे लोग और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो डायरेक्ट लिंक जो है वो नहीं होता है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, मैं अगर मुझे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है तो मैं उसको थोड़ी डायरेक्टली इलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि थोड़ा लेस डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है इसके? इलेक्शन ऑफ गुड एंड competent representatives. Obviously, in an indirect election, the people elect a group of electors, which then elects the representatives. The group of electors acts as a screen for making a proper judgment about the abilities of the contesting candidates. ठीक है, तो एक होता है ना कि स्क्रीनिंग हो जाती है। मान लो, let me just show you, ये लोग हैं, ठीक है, इन्होंने किसी एक मिडिल पर्सन को इलेक्ट किया और ये जाके फिर जो फाइनल कैंडिडेट है उसको इलेक्ट करेगा। तो ये जो है एक तरह से स्क्रीनिंग की तरह काम कर जाता है, ठीक है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो जाता है फाइनल स्टेज पे जाने से पहले। तो यू नो, इसलिए गुड एंड कम्पीटेंट पीपल फिर इलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे मैंने अभी प्रेसिडेंट का क्या बोला आपको कि जो लोग हैं वो एमपीज और एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, फिर वो जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें हो रही है, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो जा रहा है, इनडायरेक्ट भी हो जा रहा है।
ये इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो ज़्यादा शोर वगैरह नहीं होता है, बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है, क्योंकि आप जो है जाके सिंपली इलेक्ट कर लो, ठीक है, MP MLA को इलेक्ट करो, वो आराम से जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेगा। तो सिंपल, बहुत शांति से होता है, बिल्कुल कोई शोर, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेस रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे जो है ना, ज़्यादा ऐसे पॉलिटिकल प्रोपागेंडा की भी ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में होती है ऑब्वियसली, जब आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन को देख लो तो MP MLA को जब आप इलेक्ट करते हो तो उस टाइम पे ऑब्वियसली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रोपागेंडा वगैरह होता है, बट फाइनल स्टेज में जाके वो चीज़ें नहीं होती है। लेस एक्सपेंसिव, क्यों? क्योंकि पीपल इलेक्ट एन इंस्टीट्यूशन एंड दिस इंस्टीट्यूशन देन इलेक्ट्स अदर रिप्रेजेंटेटिव्स। In Switzerland, the people elect the members of the legislature who then elect all the ministers, judges and top public servants. ये लेस एक्सपेंसिव इसलिए है बिकॉज आप छोटे लेवल पे इलेक्ट कर ले रहे हो, ठीक है। फिर वो जिन लोगों को आप इलेक्ट कर रहे हो वो जाके फिर जो बड़े पोजीशन पे है उनको इलेक्ट कर रहे हैं, बड़े पोजीशन के लिए लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, तो एक सिस्टमैटिक वे में बहुत लेस एक्सपेंस में हो जाता है, बिकॉज पीपल का फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसके साथ, एकदम टॉप टियर पे जो है। अब पूरी जनता, अब देश की पॉपुलेशन आप देखो कितनी ज़्यादा है, अब सबने अगर वोट डाल दिए प्रेसिडेंट के लिए, कितने ज़्यादा बैलेट्स चाहिए होंगे, है ना, वो करने के लिए। तो यहाँ पे जो है MPs MLAs को अपने पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ के MP MLA को वो इलेक्ट कर दे रहा है, वो जाके फिर प्रेसिडेंट को कर लेगा, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। नेशनल लेवल इलेक्शन के लिए भी सूटेबल है, मैंने अभी आपको उसका रीज़न बताया कि क्यों सूटेबल नेशनल लेवल इलेक्शन के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे आप इतना एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं होल्ड करा सकते, इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन नहीं होल्ड करा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है कि इसके पास बहुत सारे फंड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पैसा है, GDP बहुत एक्सट्रीमली हाई है, ऐसा नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री है तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच करना होगा चीज़ों को, हर नॉट जस्ट इलेक्शन बट एवरीथिंग, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो जनता है इंडिया ले लो या किसी भी डेवलपिंग कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो इतनी ज़्यादा एडुकेटेड नहीं होती है, स्पेशली पॉलिटिकल अवेयरनेस तो उनमें इतनी होती नहीं है, बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर प्रिविलेज्ड, उन्हें बेसिक एम्यूनिटीज़ ही नहीं मिलती है, एडुकेशन तो दूर की बात है। तो जब आपके पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, जब आपके पास एडुकेशन नहीं है, आप किस बेसिस पे वोट करोगे, है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप जो है अपने जितना आपको साउंड नॉलेज है आप उसके बेसिस पे MLA को इलेक्ट कर लो, MP को इलेक्ट कर लो, वो जाके आपका जो आपका पूरा हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, उसको इलेक्ट करेगा, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली MP MLA अगर कोई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कोई नल्ला होगा। एडुकेशन छोड़ो, एडुकेशन विल नॉट टॉक अबाउट एडुकेशन, बट पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल एडुकेशन तो बहुत होती है उनके पास, ठीक है। तो ये सारे मेरिट्स हो गए। अब डीमेरिट्स क्या है? अब ऑब्वियसली जो मेरिट्स आपको डायरेक्ट इलेक्शन में दिखे थे उसके ऑपोजिट सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। डीमेरिट्स क्या क्या है? लेस डेमोक्रेटिक है, ठीक है। लेस डेमोक्रेटिक क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं है ना लोगों के बीच में और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके बीच में। सेकेंड पॉइंट भी वही है, लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। इंक्रीज्ड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो दो इलेक्शंस होते हैं, पहले इलेक्शन में जो है ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करता है, फिर दूसरे में क्या होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जाके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी भी आ जाती है। इन बोथ दीज इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज गेट इन्वॉल्व, इसीलिए यहाँ पे अब ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, बिकॉज दो स्टेज में हो रहा है वो चीज़, तो इसलिए इंक्रीज्ड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आ जाता है। करप्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज आपको थोड़ी पता है कि आप जैसे इलेक्ट कर रहे हो, मान लो अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है, आपने MP MLA को इलेक्ट कर लिया, अब आपको थोड़ी पता है कि जो MP MLA जिसको इलेक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट वो सही होगा, हो सकता है उनके बीच में कोई घूस वगैरह हो या कुछ लिंक्स हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। यू डोंट रियली नो कि आप जिसे इलेक्ट कर रहे हो वो सही इंसान को इलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो यहाँ पे चांसेस ऑफ करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेस पॉलिटिकल एडुकेशन। Indirect election में the people play only an indirect role in election. It is confined to the election of electors and not the representatives. So जो representative है, actual representative है, आप उसे elect नहीं कर रहे हो, तो आपको इतनी knowledge नहीं होती है फिर उस टाइम पे। आप सिर्फ उन electors को elect कर रहे हो जो आपके representative को elect करेगा, तो you don't really have a direct link and you don't really have a direct knowledge about the entire political stuff, ठीक है। Moving ahead,
रिप्रेजेंटेटिव्स कैन एक्ट इन एन इररिस्पॉन्सिबल वे, जो मैंने आपको अभी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे इलेक्ट कर रहे हो और वो फिर जाके जिसे इलेक्ट करेगा वो सही हो, वो करप्ट भी हो सकता है। मोर एक्सपेंसिव एंड डिलेइंग सिस्टम, दो वोटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव और डिलेइंग सिस्टम होगी। ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि एक्सपेंसिव नहीं होती है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि दो स्टेज में हो रही है वही बहुत है फॉर एन एक्सपेंसिव सिस्टम। अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर पूरी जनता एक ही बार में इलेक्शन करे, एक ही बार में इलेक्ट कर दे प्रेसिडेंट को, तो जो खर्च होगा वो एक बार में होगा। अब ये चीज़ होती है, अगर आपको किसी को 1000 रुपये देने हैं तो अगर आप 500 के 2 नोट निकाल के दोगे ना तो आपको ज़्यादा कष्ट होगा। अगर आप 1000 का एक नोट दे दोगे तो आपको कष्ट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, बट इतना नहीं होगा। पहले आप 500 का एक निकाल के दे रहे हो, फिर एक 500 का निकाल के दे रहे हो, तो ज़्यादा कष्ट होता है। आई होप आई एम क्लियर। और ये इतना पॉपुलर मेथड नहीं है इलेक्शन का, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। इसके बाद वील टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फॉर टुडेज वीडियो दिस इज़ इट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वील टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री, जोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, यू कैन गो चेक देम आउट। हिस्ट्री की सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो यू कैन गो चेक दैट आउट। अदरवाइज आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाओगे, चैनल पे टैप करके वहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी, तो यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। And yes, till then, happy studying. Good luck.